नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इस दौरान इस केस के जस्टिस राजीव सिंह ने अपने को सुनवाई से अलग कर दिया, जबकि जस्टिस राजीव सिंह ने ही आशीष को जमानत दी थी। अब मुख्य न्यायाधीश सुनवाई के लिए नए जज को नियुक्त करेंगे। फिलहाल बेल याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है और बेल याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी भी की थी और जमानत को खारिज कर दिया था। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि जमानत देने के फैसले पर फिर से और ठीक से सुनकर करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने लखीमपुर जेल पहुंचकर के 24 अप्रैल को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा इस मामले में जमानत याचिका दायर की। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, यानी कि आज, लेकिन जस्टिस राजीव सिंह ने अपने को सुनवाई से अलग कर दिया है। इस पूरे मामले पर अब जो सुनवाई है वो 29 तारीख को की जाएगी। फिलहाल सुनवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, जिसमें बात की जाए तो उन्होंने लखीमपुर कोर्ट में जाकर के ही अगर बात करें तो 24 तारीख को सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने आप को सरेंडर करना होगा और आशीष मिश्रा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता था, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और एक बार फिर वह सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि वह मुख्य आरोपी है लखीमपुर हिंसा कांड की। अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर अब जो सुनवाई है वो 29 तारीख को की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो अब 29 तारीख को होगी, लेकिन वही बात की जाए तो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या आशीष मिश्रा की सुनवाई जो है उसमें क्या फैसला निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि वह मुख्य आरोपी है। वहीं एक और किसान संगठनों की बात करें तो साफ तौर पर उनमें जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है। चूंकि उनको जमानत जब मिल गई थी उसके बाद किसान संगठनों ने काफी रोष भी जाहिर किया था और उनका यही कहना है जिस शख्स ने किसानों को कुचला, उनकी हत्या की, उसको कैसे जमानत मिल गई। इस पूरे मामले पर लगातार विवाद जो है वो जारी है। ऐसे में अभी भी अगर बात की जाए तो लगातार किसान संगठनों की तरफ से तमाम बयानबाजी आती रहती है। उनका यही कहना है कि आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे ही हो और साथ ही अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की भी मांग लगातार करते हैं। लेकिन वहीं अब बात करें इस पूरे मामले पर तो वहीं 29 तारीख को इस मामले पर अब सुनवाई होगी और इंतजार करना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभाकर जुड़ गए हैं। प्रभाकर से जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। प्रभाकर, अगर बात करें जो एक और इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल अब सुनवाई टल गई है और 29 तारीख को होगी, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, 18 तारीख को जमानत इनकी खारिज हुई थी आशीष मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने 24 तारीख को सरेंडर किया था और सरेंडर के बाद जो है इनकी जो है सुनवाई होनी थी। कल सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी यहाँ लखीमपुर में। तो इनके जो वकील थे उन्होंने अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी दी थी। तो जो पीड़ित पक्ष के वकील थे उनका ये कहना था कि हमारा अभी जवाब तैयार नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम अभी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो उसकी डेट बढ़ा दी गई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है जिसकी
और उसकी सीधे बता दिया गया है कि अब 29 तारीख को सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। वहीं अगर बात करें तो एक और किसान संगठनों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आक्रोश जो है वो अभी भी देखने को मिलता है। जब एक बार आशीष मिश्र की पहले भी जमानत हुई थी तब भी हमने देखा था, तस्वीरें जो सामने आई थी, तमाम बयानबाजियां हुई थी, लेकिन वहीं अब एक बार फिर से आशीष मिश्रा ने चूंकि खुद सरेंडर कर दिया, उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं बचता था। तो ऐसे में अब अगर जो है किसान संगठनों की बात करें, फैसला क्या लगता है उनके हित में आएगा? देखिए, किसान संगठन 24 तारीख को यहाँ पे लखीमपुर आए हुए थे। 22 संगठन पंजाब से आए हुए थे और जिन्होंने मंथन किया था, यहाँ पूरी मीटिंग भी की थी। एक डीएम और एसपी से मीटिंग करके मिले भी थे। जो उनके 3 किसान बंद हैं मामले में, तो उनको छुड़ाने के लिए मीटिंग की थी। जिला प्रशासन से कहा था कि उनसे खारिज किया जाए, चूंकि गलती आशीष मिश्रा की है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा का ही नाम है, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पीड़ित पक्ष के लोग वो हैं, किसान हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि उनको छुड़ाने के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ ये कहा था कि अगर हमारी बात सुनी नहीं जाती है तो हम इसको ऊंचे उस स्तर पे भी ले जाएंगे और जो प्रदर्शन अगर करना पड़ा तो हम लोग वो भी करेंगे। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की बीजेपी से करीबी की खबरों के बीच और भगवा पार्टी में अपने शामिल होने को लेकर के चल रही सियासी चर्चाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है? बीजेपी के लोग देर किस बात की कर रहे हैं? मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी बता सकती है कि वह खुश क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती को लेकर भी बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा ने बीजेपी को वोट दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी? लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर से किसे प्रत्याशी बनाए हैं? लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या? चाचा से आपकी नाराजगी? ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद आजम खान मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो लेकिन उनसे तो वो मिलने मना कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब है वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ। तो लगातार अगर हम बात करें तो जहां एक और अखिलेश यादव की तरफ से भी अब बयान सामने आ गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अपने ही नेताओं में साफ तौर पर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव से पार्टी के लोग नाराज नजर आ रहे हैं और इस बात पर अगर पार्टी के नेताओं से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि नहीं, ये जो इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं फिलहाल ये अफवाह है। लेकिन इस बीच पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है
तो आखिर देर क्यों कर रही है बीजेपी के लोग? देर किस बात का कर रहे हैं? मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी बता सकती है कि वह खुश क्यों है? इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती को लेकर भी बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा ने बीजेपी को वोट दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी? तो अखिलेश यादव ने बीजेपी और मायावती पे अगर बात की जाए तो बसपा और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा है और उनका यही कहना है कि मेरी चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी चाचा जी को लेना चाहती है तो आखिरकार देर क्यों कर रही है, अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर लेती है? एक बड़ा बयान जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे हरिद्वार और विधानसभा यमकेश्वर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आगामी 3 मई को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 3 मई को हरिद्वार में यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे के तहत अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंपेंगे। वहीं नए बने उत्तर प्रदेश के होटल का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 4 मई को अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में बनाई गई और गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। योगी सरकार 2.0 माफियाओं पर नकेल कसने की फुल फॉर्म में है। पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य में गैंगस्टर, शराब माफिया और अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई से अपराधियों में दहशत फैल चुकी है। वहीं बाराबंकी में भी अपराधियों पर प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। आज टिकैतनगर क्षेत्र में एक गैंगस्टर पप्पू पुत्र शब्बीर के खिलाफ बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। यहां जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर पप्पू की 10 लाख की संपत्ति कुर्क की है। इस कुर्की में गैंगस्टर का मकान भी शामिल बताया जा रहा है। गैंगस्टर पप्पू के खिलाफ टिकैतनगर कोतवाली में गौकशी के तहत दर्जनों मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। योगी सरकार 2.0 की बात करें तो एक्शन मोड में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। भूमाफियाओं, शराब माफियाओं, इसके साथ ही जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति जो बना रखी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा डर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार इस तरीके की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में जारी है।
उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है, जिसके चलते भूमाफियाओं अपराधियों में साफ तौर पर डर जो है वो देखने को मिल रहा है। और कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर लोग अपने मकान बेचकर भी वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो योगी सरकार 2.0 की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर अपराधियों में एक डर और एक भय की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं योगी मॉडल जो है वो कई राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर कार्रवाई अब कई राज्यों में हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भूमाफिया जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे काफी ज्यादा डर जो है वो अपराधियों में अब बना हुआ है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लॉस्ट लेमन बार एंड रेस्टोरेंट के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा लॉस्ट लेमन बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को लेटर भी लिखा गया था, जिसके बाद अब बार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने लॉस्ट लेमन बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस को निरस्त करने की मांग की थी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हैं, वो जुड़ गए हैं। ताहिर जी, जिस तरीके से हमने देखा गार्डन्स गैलेरिया में एक व्यक्ति के साथ किस तरीके से बाउंसर्स ने मारपीट की, जिस दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई और इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा। और ऐसे में अगर अब बात की जाए तो जहां इस बार का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 38 का ये मामला था, जहां पर जो है बार जी फिलहाल ताहिर जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन वहीं आपको बता दें कि नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल में ये मामला हुआ था, जिस दौरान बात की जाए तो बाउंसर्स ने एक व्यक्ति के साथ इस तरीके से मारपीट की थी कि वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उस व्यक्ति की जान चली गई। और इस पूरे मामले पर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। 8 से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बार का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया से ये पूरा मामला सामने आया था। इस पूरे मामले पर प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो आरोपियों के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि बाउंसर्स ने उस व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की। बताया जा रहा है कि ये विवाद बिल को लेकर के हुआ था, जिसके बाद बात काफी ज्यादा बढ़ गई और मारपीट तक पहुंच गई थी। और एक बार फिर हमारे संवाददाता ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी ताजा अपडेट हमें क्या मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए ड्रग अधिकारी को जो है मौके पर भेजा था और मौके पर जो है पूरे मामले की जो है जांच की गई, जिसके बाद नोएडा के लास्ट लेमन क्लब का जो लाइसेंस था उसको जो है रद्द कर दिया गया है। साथ ही क्लब को जो है सील कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो लाइसेंस इस्तेमाल किया जा रहा था वो इस शख्स के नाम पर नहीं था, बल्कि मुरादाबाद के रहने वाले रघुराज सिंह के नाम पर लाइसेंस था। यानी कि साफ है कि लाइसेंस किराए पर लेकर जो है दूसरा शख्स जो इसको इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पूरे लाइसेंस को जहाँ
रद्द कर दिया गया है, तो बार को भी सील करने का काम किया गया है। इसके साथ ही नोएडा में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जो क्लब हैं उन पर जो है इसी तरीके के मामले निकलकर सामने आए हैं। अभी तक सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा लाइसेंस को किराए पर ले लिया जाता है और दूसरा शख्स उसको जो है लाइसेंस को जो है इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 टीमें बनाकर बाकी के जो आरोपी हैं इनकी तलाश की जा रही है। यानी कि साफ है कि पुलिस की अब तक की एक बड़ी कार्रवाई जो तौर पर जो है इसको देखा जा सकता है। हालांकि 10 अधिकारियों के द्वारा यानी कि अब आबकारी विभाग की जो टीम होती है उनके द्वारा टीम बार्स पर जो है आंख मूंद कर जो है विश्वास किया जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसका फायदा ये लोग जो है उठाते हुए नजर आते हैं और दूसरे का लाइसेंस किराए पर लेकर इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते इस तरीके की वारदातें निकल कर सामने आती है। जी बिल्कुल ताहिर जी, एक सवाल और करना चाहूंगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर उनके परिवार वालों की अगर बात की जाए, जिस व्यक्ति की जान चली गई है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मृतक ब्रजेश जो है इसके परिवार से मेरी बात हुई है। मृतक ब्रजेश के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उन्हें संतोष जो नहीं मिल पाएगा। उसी को लेकर वो पुलिस के आला अधिकारियों से भी जो है मिले हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द बाकियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर 9 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 7 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 शख्स जो है फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए 2 टीमें गठित की गई ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की बीजेपी से करीबी की खबरों के बीच और भगवा पार्टी में उनके शामिल होने को लेकर के चल रही सियासी चर्चाओं के बीच एक बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है? बीजेपी के लोग देर किस बात का कर रहे हैं? मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी बता सकती है कि वह क्यों खुश है। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती को लेकर के भी बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा ने बीजेपी को वोट दिया है और सवाल यह है कि क्या बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हैं, वो जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी में आपस में काफी ज्यादा जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है नेताओं के बीच, और अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो कई दिनों से उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान जो है वो उन्होंने दे दिया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो कनिका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये जो काफी दिनों से शिवपाल जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित थी, तमाम तरह के डिबेट करा रहे, तमाम तरह के बयान आ रहे थे, देखिए उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने की बहुत निकालने की जरूरत नहीं है। उनका सिर्फ कहना इतना है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों से भरी पड़ी है। तमाम पार्टी विपक्षी के दलों के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी लिया और हमको लगता है 1/3 मंत्रिमंडल विपक्ष के नेताओं से भरा है। तो उन्होंने उसे पर तनकीद, बीजेपी जिसको चाहे इसमें सरकार में ले सकती है, ले। रही बात उनके जाने न जाने की बात, वो पार्टी का अंतरिक्ष मामला है। पार्टी फोरम पे कोई बात रखेंगे। शिवपाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के विधायक हैं, तो उस पर कोई अधिकृत निर्णय लिया जाएगा। बाकी सीधी सी बात है, यदि तमाम तरह के इस तरह के बयान मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि किसी को बयान देने की क्या जरूरत है, अगर उसको कहीं जाना है तो स्वतंत्र है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी को भी किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में राजनीति करने की, किसी भी विधानसभा में किसी भी जगह से लड़ने की स्वतंत्रता है जी। तो इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से इसको करने की जरूरत है। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू कनिका जी, बहुत बहुत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।